चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा क्या हुआ था, हम लोगों ने देख लिया था संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ये हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। भाग 1 में क्या था आपका संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में आपकी नागरिकता और भाग 3 में आपके मूल अधिकार। आज हम लोग देखेंगे संविधान का भाग 4। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो हम लोग देखेंगे क्या थे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी था, इसको मेनली बोलते हैं डीपीएसपी। तो कहां पे है ये, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी का ही वर्णन है। अनुच्छेद 37 बोलता है आपका ये गैर न्यायोचित हैं, गैर न्यायोचित। इसका मतलब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, आप इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो, फिर भी ये राज्य के शासन सिद्धांतों में मूलभूत है। मतलब किसी भी राज्य पे ये नैतिक दायित्व थोपे गए। कोई भी राज्य होगा तो इन तत्वों को लागू करना उसका नैतिक दायित्व होगा। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला संविधान सभा में कि माना कि ये न्यायोचित नहीं है, आप लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो, क्योंकि उस टाइम संसाधनों की कमी थी, इतने संसाधन नहीं थे कि ये सारी चीजें लागू करा पाए। फिर भी ये जो सरकार है उनके लिए एक प्रकार से नैतिक आदेश है, अगर वो इनका पालन नहीं करेंगे तो उनको क्या है, जनता के सामने जाना पड़ेगा, जनता के सामने जाना पड़ेगा, जनमत का सामना करना पड़ेगा। तो वो अगर इसके विपरीत जाएंगे तो चुनाव में हारेंगे। इस प्रकार से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आए कहां से, तो इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान, इससे इनको लिया गया। दूसरा, आयरलैंड ने इसको लिया था स्पेन से, स्पेन के संविधान से। दूसरा 1935 का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, 1935 का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें था एक अनुदेशों का दस्तावेज, अनुदेशों का दस्तावेज। इस अनुदेशों के दस्तावेज से इसको लिया गया। इसको बोलते थे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें भी इसी टाइप के अनुदेश दिए गए थे किसको, वायसराय को, कि उन्हें क्या क्या चीजें लागू करनी चाहिए क्या नहीं। प्लस एक और इसके बारे में फैक्ट है कि 1944 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, तेज बहादुर सप्रू जो थे उनकी अध्यक्षता में एक सप्रू कमेटी गठित हुई, सप्रू कमेटी। तो यही चीज मैं मूल अधिकार में बता चुका हूं। सप्रू कमेटी ने 1945 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने सुझाव दिया कि दो प्रकार के अधिकार होने चाहिए, एक न्यायोचित होने चाहिए, एक गैर न्यायोचित होने चाहिए। तो न्यायोचित जो आपके अधिकार हैं वो आपके कहां आ गए, मूल अधिकारों में, और जो गैर न्यायोचित थे वो कहां आ गए, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। अब आगे आते हैं, शुरू करते हैं अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद 36, एक चीज और पूछी जाती है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां निहित है। तो ये भी आपकी डीपीएसपी में ही निहित है, क्योंकि मेनली इसमें जो भी निर्देश दिए गए वो एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कहां की गई है, तो वो भी इसमें की गई है डीपीएसपी में आपके। इस प्रकार से ये दो फैक्ट और थे। जो आपका राजनीतिक न्याय है, मूल अधिकार जो आपके हैं उनमें आपके राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो प्रस्तावना में 3 तरीके का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक।
तो दो न्याय आपके कहाँ आ गए हैं, डीपीएसपी में, सामाजिक और आर्थिक, और एक न्याय राजनीतिक न्याय कहाँ आ गया आपका, मूल अधिकारों में। तो इस प्रकार से इसके बारे में सारे फैक्ट आ गए जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला आ जाते हैं हम लोग सीधा अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 36, जैसे मैंने बताया 36, अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य जिनको शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अनुच्छेद 36 क्या बोलता है, अनुच्छेद 36 बोलता है कि राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 में, भाग 3 में है। अब भाग 3 में जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख ले। भाग 3 में मैंने अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताई हुई है कि राज्य की क्या परिभाषा दी गई है, कौन संवैधानिक निकाय हो या विधायी निकाय हो या राज्य विधानमंडलों के द्वारा जिसकी स्थापना हुई हो, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको देख लीजिए अनुच्छेद को। अनुच्छेद 36 हो गया। अब अनुच्छेद 37 पे आते हैं। अनुच्छेद 37 में इसमें यही चीज बोली गई है कि यह गैर न्यायोचित प्रकृति के होंगे, गैर न्यायोचित होंगे, फिर भी यह राज्य के शासन में मूलभूत होंगे, फिर भी नीति निर्माण में मूलभूत सिद्धांत होंगे, नीति निर्माण में मूलभूत। तो यहां पे उन्होंने उसकी प्रकृति की बात कर दी कि है तो गैर न्यायोचित, लेकिन ये राज्य जो भी नीति निर्माण करेगा वो इनको देख के ही करेगा, इनको लागू करने के लिए ही उसकी अधिकतर नीतियां क्या होनी चाहिए, निर्माण होनी चाहिए। अगला आते हैं। अब है मेनली अनुच्छेद शुरू हो गए इसके अंदर। अनुच्छेद 38 एक्चुअली क्या है कि इसमें अलग अलग टाइप के निर्देश दिए गए। कुछ निर्देशों को वर्णन किया गया कि समाजवादी है, कुछ उदार बौद्धिक हो गए, कुछ गांधीवादी हो गया। तो मैं जैसे निर्देश होगा उसके बारे में बताता रहूंगा, है ना। और प्लस एक चीज और है कि कोई संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन भी आता है ना कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया, शक्तियों का पृथक्करण कहाँ से लिया गया। तो ये सारी चीजें जैसे ही टॉपिक होते जाएंगे मैं आप लोग को बताता जाऊंगा। जैसे आपको मैंने पहले बता चुका कि प्रस्तावना आपका लिया गया अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए, ऐसे डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 38 पे आते हैं। इसमें बोला है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो ये आपका एक सामाजिक, जो मैंने बताया था सामाजिक प्रकृति के हैं कुछ तत्व, कुछ गांधीवादी हैं, कुछ उदार बौद्धिक हैं। तो ये आपका सामाजिक प्रकृति का हो गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 का ही एक पार्ट है, 38 का दूसरा पार्ट है, ये 1972 में जोड़ा गया है, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 1976। इसमें बहुत सारी चीजें, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, अभी मैं आगे चल के इस पे चर्चा करूंगा। तो बहुत सारे संविधान संशोधन यहाँ पे हुए थे इमरजेंसी के टाइम पे, जो 42वां संविधान संशोधन एक्ट आया था।
तो ये भी उसके थ्रू जोड़ा गया है। इसमें क्या बोला गया है कि व्यक्तिगत आय की असमानता के साथ साथ क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करने का प्रयास करेगा। ये सारे राज्य के लिए, राज्य मतलब देश, देश मतलब गवर्नमेंट या संसद या विधानमंडल कोई भी हो। तो ये क्या बोला है कि व्यक्तिगत आय की असमानता जो है ना, लोगों के बीच में जो आय की असमानता उसको तो कम करने का प्रयास करेगा ही करेगा, प्लस क्षेत्रों के बीच में जो है, कई क्षेत्र जो है कम विकसित हैं और कई क्षेत्र ज्यादा विकसित हैं, तो उनके बीच की भी आय की असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। और ये किसने, कौन से उसमें हुआ है संविधान संशोधन में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब आ जाते हैं 39 पे, ये बहुत विस्तृत है। तो 39 देख लेते हैं क्या है। 39 के 6 भाग हैं। पहला ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इसको देखते हैं, ये भी सामाजिक प्रकृति का है, तो इसके ऊपर भी लगा लो कि ये भी सामाजिक प्रकृति का है, सामाजिक न्याय की बात करता है। 38 ए क्या बोलता है? स्त्री तथा पुरुषों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य। समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने का प्रावधान है। थर्टी 39 बी और सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, और इसको ये इतने इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक तत्व हैं कि इनको आपके मूल अधिकार जो है उनके ऊपर भी वरीयता दी गई है। जो आपका 31 बी पढ़ोगे अनुच्छेद, 31 सी पढ़ोगे, 31 ए पढ़ोगे, तो उसमें क्या डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर 39 बी और सी को लागू करने के लिए कोई कानून बना है तो उसको इस आधार पे नहीं रद्द किया जाएगा कि वो आपके किसका, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। मतलब आर्टिकल 14 और 19 पे वरीयता किसको दी गई है? 39 बी और 39 सी को। तो इसको देख लेते हैं क्या है। तो ये 39 बी बोलता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। क्या मतलब होगा इसका? मतलब समुदाय के जो भी भौतिक संसाधन में आपका हर मटेरियल आ जाता है, चाहे जो मकान, गाड़ी, बंगला, जो भी वस्तु उपयोग में लाने वाली चीजें होती हैं वो सारी आ जाती है भौतिक संसाधनों में। तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण, पैसा भी आता है भौतिक संसाधनों में, इस प्रकार से हो कि सामूहिक हित का, एक समूह है, लोग हैं जो सारे इंडिया, उसके सामूहिक हित का सर्वोत्तम, वो सामूहिक हित सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त हो, मतलब सबका हित हो उससे। ये बोल दिया इन्होंने 39 बी में। 39 सी पे आते हैं। 39 सी आपका बोलता है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि धन एवं उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण ना हो। उत्पादन के साधनों का
अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो उसका भी सेम मतलब है। उसका मतलब है कि जो संसाधनों का आवंटन हो या नियंत्रण हो वो इस तरीके से हो कि सब लोग समान रूप से हितकारी, अपनी कर्म अपनी मेहनत अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार लाभान्वित हों। दूसरा इन्होंने बोला है कि अर्थव्यवस्था इस प्रकार से करे, इस प्रकार से चले कि धन है या जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन होते हैं फैक्ट्री, कारखाने वगैरह, मशीनरी, तो उत्पादन के साधनों का जो ना अहितकारी संकेंद्रण ना हो, इस प्रकार से संकेंद्रण ना हो कि कुछ एक हाथों में ही सारी संपत्ति चली गई, बाकी लोग सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं, उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो इनका सिंपल सा कहना है कि एक तो संकेंद्रण ना हो, बंटवारा भी हो तो इस तरीके से हो कि सब लोगों का समान रूप से लाभ मिले। तो दो चीजें कर दी। अब इसको लागू करने के लिए क्या हुआ, 1969 में बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहला जो आपका संविधान संशोधन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 9वीं अनुसूची आई जिसमें जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने की बात हुई, वो भी इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए हुआ था। और अभी भी जब भी गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट कंपनी का राष्ट्रीयकरण करती है या लोगों में धन का या उनके धन का जो पुनर्वितरण होता है उस तरीके करती है, तो इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए करती है। तो इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 39 भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले अनुच्छेद पे आते हैं, अनुच्छेद 39D। 39D क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी भी देखते हैं कई सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिसमें महिलाओं की वेतन जो कम होती है पुरुषों के मुकाबले, जबकि दोनों लोगों का काम बराबर होता है। तो 39D जो है, स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन। ये सारे 39 के जितने भी पार्ट है सारे आपके सामाजिक प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय के। अब आ जाते हैं अगला अनुच्छेद 39E। 39E क्या बोलता है? महिलाओं पुरुषों तथा बच्चों, महिलाओं पुरुषों के स्वास्थ्य का और बच्चों की सुकुमार अवस्था का इस प्रकार से दुरुपयोग ना हो कि उन्हें उन कामों में लिप्त होना पड़े जिसके लिए उनके शरीर की क्षमता ना हो, है ना। तो इनके मेनली शारीरिक स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, एक कामगारों के लिए खास तौर से। तो 39E हो गया। आते हैं अगले पे 39F पर। 39F क्या कहता है? ये बच्चों के लिए बनाया गया है कि बालकों को स्वतंत्र तथा गर्मामयी वातावरण एवं स्वस्थ विकास हेतु माहौल या वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। किसको? बच्चों को। दूसरा उनको बोला है उनका नैतिक तथा आर्थिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा। माँ बाप होते हैं बच्चों का बहिष्कार कर देते हैं या गार्जियन होते हैं, तो बच्चों के लिए मेनली व्यवस्था की गई है कि बच्चों को स्वतंत्र तथा गर्मामयी वातावरण या विकास करने के लिए गर्मामयी वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा और उनका नैतिक तथा आर्थिक क्या बहिष्कार नहीं किया जाएगा। 39F के बाद अगले पे आते हैं अनुच्छेद 40। तो अभी तक जो 38-39 थे आपके, वो क्या थे? सामाजिक न्याय को। अब ये आपके आ गए गांधीवादी। अनुच्छेद 40 क्या है? गांधीवादी। ये तत्व क्या है? गांधीवादी। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों के संगठन। राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का संगठन बनाएगा
तथा उन्हें इतने अधिकार एवं शक्तियां सौंपेगा कि वे स्वशासन की विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में कार्य कर सकें, है ना। तो स्वशासन की इकाई के रूप में मैंने ये बोल रहा है कि राज्य स्वशासन की इकाई के रूप में गांवों को विकसित करेगा, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायतों का इसी को लागू कराने के लिए क्या हुआ, आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जिसकी वजह से आज गांवों में ग्राम प्रधान वगैरह चुनाव होते हैं और इसको एक संवैधानिक प्रावधान बना के जोड़ा गया। अब आ जाते हैं अगले पे, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 आपका क्या बोलता है? अनुच्छेद 41 बोलता है कुछ दशाओं में शिक्षा, काम तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। प्रावधान, अधिकार नहीं है, प्रावधान है। तो ये राज्य को निर्देश दिए गए कि राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, जो उनकी क्षमता है, आर्थिक क्षमता है या उपलब्ध संसाधन है, उनके आधार पर कुछ दशाओं में, जैसे बेकारी, बुढ़ापा, निशक्तता, मतलब दिव्यांग जो लोग होते हैं, निशक्तता हो गई आपकी, इसके बाद और भी हो गए जैसे विधवा है ना। तो इनको लिए क्या करेगा, इनके लिए काम की व्यवस्था करेगा या कुछ दशाओं में लोक सहायता प्रदान कर सकता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे विधवा पेंशन भी होती है आपकी, विकलांग पेंशन होती है, इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन होती है, वयोश्री योजना होती है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है गवर्नमेंट। तो इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए क्या है, बहुत सारी राज्य सरकारें भी योजनाएं चला रही हैं और केंद्र सरकार भी योजनाएं चला रही। अगले पे आते हैं, और ये आपका कौन सा हो गया, ये भी आपका उदार बौद्धिक, इसकी प्रकृति हो गई उदार बौद्धिक प्रकृति की। अगले पे आते हैं, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या बोलता है, काम की मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। काम की मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अब काम की मानवोचित दशाओं के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान कर रखे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे कानून हैं जिसमें ये रेगुलेट करते हैं, छुट्टी के लिए रेगुलेट करते हैं, काम के घंटे रेगुलेट करते हैं, वेतन को रेगुलेट करते हैं, आपको निकाल नहीं सकते हैं बिना नोटिस दिए। इस तरीके से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी कानूनी संहिता बना रखी है। प्लस आपने देखा होगा विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में, जो कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित थी। तो वो भी यही था कि कार्यस्थल पे जो दशाएं हों वो उनके उपयुक्त हों। इस पर प्रसूति सहायता के लिए आपने देखा होगा 2017 में गवर्नमेंट एक बिल लेके आई थी, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक। उसमें पहले 12 सप्ताह का अवकाश मिलता था, गवर्नमेंट ने इसको 26 सप्ताह का कर दिया था। तो इस प्रकार से हर एक नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बहुत सारी योजनाएं आ चुकी हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कानून लेके आ चुकी है। अगले उस पे आते हैं, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ये गांधीवादी भी है और सामाजिक भी है। अब देखते हैं गांधीवादी कौन सा है, समाजवादी भी है और गांधीवादी। तो गांधीवादी का इसमें क्या है, एक तो है इसका पार्ट है कुटीर उद्योग वाला, कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दो। उसके पहले होता है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। ये तो आपका हो गया समाजवादी प्रकृति का। दूसरा हो गया कि राज्य क्या करेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन बढ़ावा देगा। तो
ये हो गया आपका गांधीवादी, इसके दो पार्ट हैं मेनली। दोनों चीज, कुटीर उद्योग क्या होते हैं? छोटे छोटे उद्योग, अचार वाले, पापड़ वाले, गांव में लोग होते हैं, एक स्वयंसेवक संगठन तरीके से बनाते हैं और कोई भी उद्योग शुरू कर देते हैं। अगले पे आते हैं, अनुच्छेद 43 के ही ए और बी, 43 में दो पार्ट जोड़े गए, 43 में ये जोड़ा गया। ये क्या बोलता है आपका? ये बोलता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, मतलब जो आपके उद्योग हैं उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो मजदूर है, उनकी भी कुछ भूमिका प्रबंधन में होनी चाहिए, मैनेजमेंट में। इसकी व्यवस्था कौन करता है? 43 ए। ये कब जोड़ा गया? ये भी जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ठीक है, अब 43 बी पे आते हैं। 43 बी क्या बोलता है? ये बोलता है राज्य सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देगा। सिंपल सी बात है, सहकारी समितियां बनाएगा। तो ये कब आया था आपका? ये आया था 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 2011 में। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने किया था सहकारी समितियां। इसी टाइम पे इन्होंने 19 में भी संशोधन किया था। 19 में जो संघ संगठन है उसके बाद जोड़ दिया था सहकारी समितियां बनाने का भी आपका अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है। तो 43 भी क्या हो गया? सहकारी समितियों को राज्य क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा, उनको बनाने में सहायता देगा। तो 43 हो गया आपका समाप्त। अनुच्छेद 44 पे आते हैं। अनुच्छेद 44 अभी आजकल बहुत उसमें रहता है, न्यूज में भी रहता है ना। देखते हैं क्या है इसमें। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही। सबको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती है, बार बार होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। बहुत सारे संगठन है जो उसका विरोध भी करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं लाना चाहिए, है ना। तो इसमें देख लेते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ होते हैं निजी कानून, निजी मामले। निजी मामले क्या होते हैं? विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, वसीयत आदि। ठीक है, लोगों का विवाह, तलाक, गोद लेना, इसका उत्तराधिकार अपना लोगों को देना, अपने बच्चों को, ये सारे निजी मामले आ जाते हैं। और निजी मामले अलग अलग धर्मों के लिए ये हो गया कि धार्मिक निजी मामले अलग रखे गए हैं कि इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है? एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया तो क्या है, कोर्ट सबके लिए सेम नियम हो जाएंगे और सबके मामलों में फिर कोर्ट क्या हस्तक्षेप करने लगेगा। मेनली अभी क्या है, जो मुस्लिम्स हैं उनके निजी मामले शरीयत के अनुसार क्या होते हैं? निपटारा होता है उनका। कोर्ट में नहीं जा सकते हो आप, विवाह या तलाक के लिए, गोद वगैरह लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो। उसी के लिए बात होती है कि नहीं, उन पे भी लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो बाकी धर्म के लोगों पे लागू है, जो भी कोर्ट के नियम है, इन लोगों पे भी लागू होने चाहिए। तो अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेगा। अगले अनुच्छेद पे आते हैं, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या है? जो मैंने 21A बताया था आपको, 21A शिक्षा का अधिकार, उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि राज्य क्या करेगा? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। उसी टाइम पे 45 में पहले क्या था? 0 से लेके 14 तक था, अब उसको कर दिया है 0 से लेके 6। किसमें? 45 वाले में। 45 साल, अनुच्छेद 45 में बोल दिया 0 से 6 वर्ष के लोगों, बच्चों की
के बच्चों की शैशवावस्था, जो शैशवावस्था बोलते हैं, जो 0 से 6 साल की अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था की देखभाल तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, है ना। तो देखभाल और शिक्षा की बात करेगा कौन? राज्य। ये अनुच्छेद आपका 45 हो गया। उसी टाइम पे मैंने बोला एक मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था जो पेरेंट्स या अभिभावकों के लिए था 11वां, कि पेरेंट्स क्या करेंगे, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे, प्रदान कराएंगे, है ना। तो अनुच्छेद 45 हो गया। इसमें संशोधन हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में संशोधन किया गया था। पहले ये क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, बाद में ये 0 से 6 साल के बच्चों के लिए कर दिए गए, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को प्रावधान अनुच्छेद 21 में कर दिया गया था। अगला आते हैं अनुच्छेद 46 पर। अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ में, अर्थ मतलब पैसा, शिक्षा तथा आय में अभिवृद्धि के लिए कौन? राज्य प्रयास करेगा। इसमें बात की गई, मतलब SC ST और अन्य जो अदर कमजोर वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ मतलब पैसे की अभिवृद्धि के लिए कौन? राज्य प्रयास करेगा। ये है आपका अनुच्छेद 46। ये भी कौन सा? उदार बौद्धिक हो गया, उदार बौद्धिक। और इसके पहले वाला भी 45 भी आपका उदार बौद्धिक था। अब आ जाते हैं अगले पे, अनुच्छेद 47 47 क्या बोलता है? 47 बोलता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य का स्तर। राज्य लोगों का पोषाहार स्तर, जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठाने को अपना मूल कर्तव्य समझेगा तथा मादक पेय पदार्थ, हानिकारक औषधियों को प्रतिबंधित करेगा। क्या करेगा? प्रतिबंधित करेगा। इसी अनुच्छेद की वजह से जहां पे भी आप देखते होगे शराबबंदी होती है जिस राज्य में, इसी अनुच्छेद को क्या आधार बनाया जाता है। अभी हाल ही में बिहार में हुई थी, इसके पहले गुजरात में, क्योंकि गांधी जी का जन्म स्थान था गुजरात, तो वहां स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही आपकी शराबबंदी है। तो इस अनुच्छेद का प्रभाव था, ये गांधीवादी अनुच्छेद है। तो ये हो गया। अगले पे आते हैं, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 फिर से राज्य को निर्देश मिलेगा। ये सारे जितने भी अनुच्छेद हैं सब में क्या हो रहा है? राज्य को निर्देश दिया जा रहा है। अनुच्छेद 48 बोलता है कि राज्य क्या करेगा? कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक तरीकों से संवर्धन करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? कृषि और पशुपालन में तरीके जो है ना वो वैज्ञानिक तरीके अपनाएगा, आधुनिक तरीके अपनाएगा। पहला इसका पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? दुधारू पशु, गाय, बछड़ों आदि के वध पे क्या राज्य रोक भी लगाएगा, के वध पर रोक लगाएगा। तो ये राज्य पे छोड़ा हुआ है कि कई जगह देखते होगे गौ हत्या बैन नहीं है,
तो राज्य पे छोड़ा हुआ है कि गौवध पे प्रतिबंध लगाना है कि नहीं लगाना है। कई राज्यों में ने कानून बना के रखे हुए हैं, गौवध को बहुत कठोर सजा देते हैं, और कई राज्यों ने नहीं बना रखे हैं। तो अनुच्छेद 48 आपका ए हो गया। ए भी आपका कौन सा है? गांधीवादी है। अगले पे आते हैं। अनुच्छेद 48 ए, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया पर्यावरण, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, जिसके अंदर क्या है, वन एवं वन्यजीव, झील नदी तो है ही, तो मेनली पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण का प्रयास करेगा। का प्रयास करेगा। इसके लिए क्या बनाया इन्होंने? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया आपका 1972 का। 1972 का क्या? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो राज्य कानून लेके भी आया है इनको लागू करने के लिए ना। अगले अनुच्छेद पे आते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का। तो इसी के लिए क्या ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है। जो भी विरासत स्थल होते हैं, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान, वस्तु हैं, उनके संरक्षण करने का कर्तव्य किस पे सौंपा गया? राज्य पे। तो कई बार देखते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है। कोई भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अगर कोई क्षति पहुंच रही है, TPZ बनाया था, ताज ट्रेपेजोडियम जोन, TTZ, ये बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ताजमहल के आसपास के 25-30 किलोमीटर में कोई भी आपका औद्योगिक गतिविधि नहीं होगी। तो ये संरक्षण के लिए ही होता है। अगले उस पे आते हैं। अगला अनुच्छेद हो गया आपका 50। अनुच्छेद 50 क्या बोल रहा है आपका? ये बोलता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका से पृथक करना। इसी के लिए 1973 में CRPC जो आपका है उसमें संशोधन हुआ था। क्या संशोधन था? पहले जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, DM, उसके पास न्यायिक शक्तियां भी होती थी। CRPC में संशोधन करके न्यायिक शक्तियां न्यायालयों को सौंप दी गई और उसके पास अब केवल प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। तो ये अनुच्छेद 50 को लागू करने के लिए 1973 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। अगला आते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने हेतु राज्य पे कुछ दायित्व डालता है, बनाए रखने हेतु। कुछ निर्देश देता है राज्य को कि जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके जो निर्णय हैं उनको पालन किया जाए, है ना। जो विश्व व्यवस्थाएं हैं उनका पालन किया जाए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना दिया जाए, अनाक्रमण की नीति अपनाई जाए। इस तरीके से राज्य को निर्देश मिले। इसी के आधार पे अपने क्या, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत इसी आधार पर विकसित हुआ है। आज की विदेश नीति भी इसी आधार पर चलती है। गुट निरपेक्षता भी इसी आधार पर निर्मित हुई थी।
यूएन में भारत आगे चल के एकदम एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारा आधार क्या है, अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, डीपीएसपी हो जाते हैं समाप्त। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक A to Z मैंने सारी डिटेल बता दी है, उनके अंदर क्या कानून बनाए गए, क्या संसद ने प्रयास किया है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये सारी चीजें आप लोग की समाप्त हो गई। अब डीपीएसपी में से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग का हो जाएगा, है ना। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, मूल कर्तव्य। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।